प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस के सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित। हर भारतीय के लिए ऐतिहासिक क्षण। आज पेरिस में बैस्टिल दिवस समारोह में होंगे मुख्य अतिथि। कोयला मंत्री प्रहलाद जोशी धनबाद दौरे पर। बीसीसीएल और ईसीएल के अधिकारियों के साथ की बैठक। आग प्रभावित क्षेत्र से लोगों को पुनर्वासित करने का निर्देश। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज से फिर शुरू करेंगे मैराथन विभागीय समीक्षा। पहले दिन स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग के तहत हो रहे कार्यों की लेंगे जानकारी। और बंगाल की खाड़ी में बन रहा है निम्न दबाव का क्षेत्र। 16 और 17 जुलाई को रांची समेत राज्य के कई हिस्सों में बारिश के आसार। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं जयलक्ष्मी और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फ्रांस के सबसे बड़े नागरिक सम्मान द ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया। श्री मोदी यह सम्मान पाने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री हैं। तो फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया। ये सैन्य या नागरिक आदेशों में सर्वोच्च फ्रांसीसी सम्मान है। पीएम मोदी ये सम्मान पाने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सम्मान में फ्रांस में रात्रि भोज का आयोजन किया गया। फ्रांस के राष्ट्रपति ने रात्रि भोज में शामिल होने वाले प्रधानमंत्री का गर्मजोशी से स्वागत किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस की यात्रा पर हैं और बेहद शानदार उनका स्वागत किया गया। पेरिस में ये तस्वीरें हम देख रहे हैं जिस तरह से दोनों नेताओं के बीच जो केमिस्ट्री देखने को मिली वो वाकई बहुत कुछ दर्शाती है कि भारत और फ्रांस के रिश्ते किस ओर जा रहे हैं। इसकी एक बानगी प्रस्तुत कर दिए जया। बिल्कुल, जिस तरह से गर्मजोशी से वहां पर स्वागत किया गया प्रधानमंत्री मोदी का। यकीनन ये तस्वीर जिस तरह से ऐतिहासिक संबंध रहे भारत और फ्रांस के उसकी प्रगाढ़ता को, मजबूती को दर्शाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल एक रात्रि कार्यक्रम में भारतीय समुदाय के लोगों को संबोधित किया। इस दौरान प्रधानमंत्री ने कहा कि जलवायु परिवर्तन से लेकर आतंकवाद तक हर चुनौती से निपटने में भारत दुनिया को रास्ता दिखा रहा है। भारतीयों का उमंग और उत्साह दिखाई दे रहा था। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारतीय जहां भी हैं वहां पर मिनी इंडिया जरूर बना लेते हैं। फ्रांस का नेशनल एंथम कहता है मार्शो मार्शो, यानी लेटेस्ट मार्च। हमारे यहां भी वैदिक काल से जो मंत्र हमें प्रेरणा देता रहा है वो है चरैवेति चरैवेति। और यही भावना कल हमें नेशनल डे परेड में भी दिखाई देने वाली है। जल, थल, नभ में भारत की रक्षा करने वाली तीनों सेनाओं के जवान कल परेड में हिस्सा लेने वाले हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि फ्रांस और भारत यूपीआई भुगतान व्यवस्था का उपयोग करने पर सहमत हुए हैं। फ्रांस में भारत के यूपीआई के उपयोग को लेकर भी समझौता हो गया है। अब मैं तो समझौता करके चला जाऊंगा, आगे बढ़ाने का काम आपका है। साथियों, आने वाले दिनों में इसकी शुरुआत आईफेल टावर से की जाएगी। यानी अब
भारतीय टूरिस्ट मोबाइल ऐप के जरिए आईफिल टावर में रुपये में भुगतान कर पाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फ्रांस में भारतीय विद्यार्थियों को लॉन्ग टर्म वीजा देने की शुरुआत के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि इसे लेकर महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं। पिछली बार जब मैं फ्रांस आया था तब तय हुआ था कि फ्रांस में पढ़ने वाले भारतीय स्टूडेंट्स को 2 साल का पोस्ट स्टडी वर्क वीजा दिया जाएगा। अब ये भी निर्णय लिया गया है कि फ्रांस में मास्टर्स करने वाले भारतीयों को 5 साल का लॉन्ग टर्म पोस्ट स्टडी वीजा दिया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पेरिस में बैस्टिल डे परेड में मुख्य अतिथि होंगे। वायुसेना के विमान सहित भारत की तीनों सेनाओं की टुकड़ी इसमें भाग लेंगी। फ्रांस के राष्ट्रीय दिवस या बैस्टिल डे का फ्रांसीसी चेतना में विशेष महत्व है। से उन्हें इनवाइट किया गया था और जो भारतवंशी थे उनसे मिलकर उनसे बातचीत करके काफी ज्यादा खुश नजर आ रहे थे। अगर हम देखें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बात सामने रखी थी कल कम्युनिटी इवेंट पर, जब उन्होंने कहा कि जब वो 2015 में फ्रांस आए थे वो नव शपैल गए थे जहां पर जो प्रथम विश्व युद्ध था उसमें शहीद हजारों भारतीय सैनिकों को उन्होंने श्रद्धांजलि दी थी और 100 साल पहले ये जो भारतीय सैनिक थे फ्रांस के गौरव की रक्षा करते हुए अपना कर्तव्य निभाते हुए फ्रांस की धरती पर शहीद हुए थे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज से फिर एक बार मैराथन विभागीय समीक्षा करेंगे। समीक्षा के दौरान जन कल्याण से जुड़ी योजनाओं के अलावा शिक्षा और स्वास्थ्य पर विशेष जोर रहेगा। इस क्रम में आज स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग की समीक्षा करेंगे। श्री सोरेन इस महीने 6 विभागों की समीक्षा करेंगे। इनमें स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा 20 जुलाई को, ग्रामीण विकास विभाग की समीक्षा 21 जुलाई को, कृषि विभाग की समीक्षा 24 जुलाई को और वन विभाग की समीक्षा 26 जुलाई को करेंगे। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश ने आज 2 जजों न्यायाधीश एसवी भट्टी और न्यायाधीश उज्जवल भुइयां को शपथ दिलाई। इन नियुक्तियों के साथ ही सुप्रीम कोर्ट के जजों की संख्या 33 हो गई है। जस्टिस भुइयां और जस्टिस भट्टी की नियुक्ति की सिफारिश सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने 5 जुलाई को की थी, जिसे राष्ट्रपति ने 13 जुलाई को स्वीकृति दी थी। उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने संसद के मानसून सत्र से पहले 18 जुलाई को उच्च सदन के नेताओं की बैठक बुलाई है। 20 जुलाई से शुरू होगा और इसके 11 अगस्त तक चलने की आशा है। इससे पहले केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने सभी दलों से आग्रह किया था कि वो सत्र के दौरान विधायी कार्य और अन्य विषयों पर चर्चा में सक्रिय रूप से भाग लें। उन्होंने बताया कि 23 दिनों तक चलने वाले इस सत्र में कुल 17 बैठकें होंगी। संसद का मानसून सत्र पुराने संसद भवन में होगा। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने चंद्रयान मिशन के तीसरे चरण के प्रक्षेपण की सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। चंद्रयान का प्रक्षेपण आज दोपहर 2:35 पर निर्धारित किया गया है। इस मिशन के सफल होते ही भारत चंद्रमा की सतह पर अपना अंतरिक्ष यान भेजने वाला चौथा देश बन जाएगा। ये मिशन चंद्रमा की सतह पर सुरक्षित और सुचारू लैंडिंग कराने की भारत की क्षमताओं का प्रदर्शन करेगा। चंद्रयान 3 चंद्रयान 2 का अनुवर्ती मिशन है जो चंद्रमा की सतह पर उतरेगा और परीक्षण करेगा। इसमें एक लैंडर और एक रोवर होगा। मिशन की सफलता के लिए नए उपकरण बनाए गए हैं। ओडिशा के मशहूर सैंड आर्टिस्ट सुदर्शन पटनायक ने मिशन चंद्रयान 3 को लेकर एक कलाकृति बनाई है। वैज्ञानिकों को शुभकामनाएं देते हुए 500 स्टील के कटोरे का इस्तेमाल कर चंद्रयान 3 की अद्भुत कलाकृति रेत पर उकेरी है। रेत से बने इस चंद्रयान की लंबाई 22 फीट है। इसमें उन्होंने 15 टन रेत का इस्तेमाल किया है।
तो चंद्रयान-3 के प्रक्षेपण के लिए उल्टी गिनती शुरू हो गई है और ये तस्वीरों में हम देख सकते हैं जिस तरह से देश भर में इसको लेकर काफी ज्यादा उत्साह है। एक छोटी सी झलक यहां पर ओडिशा के समुद्री तट पर, जहां पर विश्व प्रसिद्ध सैंड आर्टिस्ट पद्म पुरस्कार से सम्मानित सुदर्शन पटनायक ने चंद्रयान-3 की एक आकृति बनाई है। रेत से इस आकृति को बनाया गया है और बेहद खूबसूरत है। एक तरह से विजयी भव के संदेश के साथ यहां पर शुभकामनाएं देते हुए कोयला मंत्री प्रहलाद जोशी ने कल धनबाद दौरे के क्रम में बीसीसीएल और कोल इंडिया के अधिकारियों के साथ विस्तृत समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों से कहा कि सभी के हित को ध्यान में रखते हुए ऐसी योजना तैयार करें जिससे लोगों का कंपनी पर विश्वास बढ़े। उन्होंने कहा कि जमीन सहित कई समस्याओं पर गंभीरता से मंथन करने के साथ साथ जमीन अधिग्रहण और पुनर्वास को लेकर जनहित में प्लान तैयार करने की आवश्यकता है। केंद्रीय मंत्री ने इस दौरान अधिकारियों को आग प्रभावित क्षेत्र से लोगों को पुनर्वासित करने का निर्देश दिया। हमने आग बुझाकर भी ऑलरेडी कोल माइनिंग शुरू किया है और कुछ शिफ्टिंग का इशू भी है, वो भी मैं रिव्यू करूंगा। ओवरऑल कोल प्रोडक्शन देश में ऐतिहासिक लेवल पर पहुंच गया है। इस बार हम 1000 मिलियन टन मीन्स 1 बिलियन टन से ज़्यादा कोयला उत्पादन देश में होगा और उसी के साथ ही साथ हमारा जो कोकिंग कोल है, कोकिंग कोल का भी प्रोडक्शन बढ़ाना, ये तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने हमको निर्देश दिया है। नवनियुक्त प्रदेश भाजपा अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी का पदभार ग्रहण समारोह कल होगा। पार्टी के मुख्यालय प्रभारी प्रदीप वर्मा ने बताया कि इस समारोह में प्रदेश के सभी बड़े नेता शामिल रहेंगे। निवर्तमान प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश श्री मरांडी को पदभार ग्रहण कराएंगे। इस मौके पर पार्टी के वरिष्ठ नेता कड़िया मुंडा, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रघुवर दास, प्रदेश प्रभारी लक्ष्मीकांत वाजपेयी, राष्ट्रीय मंत्री आशा लकड़ा, अनुसूचित जनजाति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष समीर उरांव, केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी, क्षेत्रीय संगठन महामंत्री नागेंद्र नाथ त्रिपाठी और प्रदेश संगठन महामंत्री करमवीर सिंह समेत अन्य वरीय नेता भी मौजूद रहेंगे। तो ग्रामीण कार्य विभाग के निलंबित मुख्य अभियंता वीरेंद्र राम की अवैध संपत्ति को वैध करने में उनका सहयोग करने वाले हरीश यादव को ईडी 4 दिनों तक पूछताछ करेगी। इससे पहले कल हरीश यादव को ईडी ने विशेष अदालत में प्रस्तुत किया और पूछताछ के लिए 5 दिनों की अनुमति मांगी। हालांकि न्यायालय ने 4 दिनों की ही अनुमति दी। ईडी को उम्मीद है कि पूछताछ के दौरान महत्वपूर्ण जानकारी हासिल हो सकती है। भारत की G20 की अध्यक्षता के तहत वित्त मंत्रियों, सेंट्रल बैंक गवर्नेंस और वित्त एवं केंद्रीय बैंक के FCBD की बैठक आज से 18 जुलाई तक गांधीनगर में आयोजित की जाएगी। बैठक 14 से 18 जुलाई तक गांधीनगर में आयोजित की जाएगी। आज से 15 जुलाई तक G20 वित्त और केंद्रीय बैंक के प्रतिनिधियों का सम्मेलन होगा। बैठक में वैश्विक अर्थव्यवस्था और अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय ढांचे से संबंधित कई मुद्दों पर चर्चा होगी। वहीं 17 और 18 जुलाई को FMCBG की बैठक होगी, जिसका वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और भारतीय रिजर्व बैंक RBI के गवर्नर डॉक्टर शक्तिकांत दास संयुक्त रूप से अध्यक्षता करेंगे। बैठक में बहुपक्षीय विकास बैंक को मजबूत करने पर एक स्वतंत्र विशेषज्ञ समूह की रिपोर्ट प्रतिनिधियों के समक्ष प्रस्तुत की जाएगी। गुमला जिला प्रशासन की टीम ने कल शहर के मुख्य पथ पर स्थित एक बीज की दुकान में छापेमारी की। अनुमंडल पदाधिकारी रवि जैन ने बताया कि कुछ किसानों द्वारा सूचना दी गई थी। इस दुकान से उन्हें धान के नकली बीज दिया गया है। इस शिकायत पर विभागीय टीम के साथ दुकान की जांच की गई। जांच के क्रम में भारी मात्रा में नकली बीज और एक्सपायरी कीटनाशक दवा बरामद की गई है। सीड मिला है वो नकली है, जर्मिनेट नहीं हुआ है। उनके साथ जो कंपनी के प्रतिनिधि है लोकल, वो आए थे, वो बता रहे थे उनका कंपनी का सीड नहीं है। और क्योंकि अभी जुताई का समय है और अगर गलत सीड रहता है तो क्रॉप में जो प्रोडक्टिविटी रहेगी वो हैम्पर होगी, लोग भी परेशान रहेंगे, गरीब आदमी परेशान रहेंगे। इसी को लेते हुए पुलिस के साथ
कृषि के साथ विभाग के साथ सबके साथ जॉइंट रेट दिया गया, वो जो अभी चल भी रहा है। और एक्सपायर्ड काफ़ी ज़्यादा प्रोडक्ट भारी मात्रा में एक्सपायर्ड मिले हैं। सरकार की सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना के तहत सरायकेला खरसावां जिले की किशोरियों की पढ़ाई के लिए सहायता राशि दी जाएगी। इस योजना के तहत 8वीं कक्षा तक की किशोरियों को 2500 रुपए, 9वीं कक्षा में 2500 रुपए, 10वीं में 5000, 11वीं में 5000 और 12वीं में 5000 रुपए मिलेंगे। जिले के उपायुक्त ने इसे लेकर कल जागरूकता रथ को रवाना किया। जितने बच्चे हैं हम लोगों का जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के तहत जो अंतर्गत आते हैं, इसमें 100% हम लोग सभी को आच्छादित करने का कार्य पिछले साल किए हैं। जैसे आप जानते हैं कि हर साल बच्चियां अब जो 7th में जो पिछले साल पढ़ रही थी वो 8 में अभी आएंगी, और 8 में जो बच्चे पढ़ते हैं वो 9th में प्रमोट होंगे। तो हर साल वो एप्लीकेशन देना अनिवार्य होगा उनको। तो मैं ये संक्षिप्त में बताना चाहता हूँ कि योजना ऐसे एक इंसेंटिव के रूप में राज्य सरकार के द्वारा दिया जा रहा है कि ताकि बच्चियां जो स्कूल ड्रॉप आउट हो जाते हैं 8 के बाद, पारिवारिक कारण से या आर्थिक स्थिति ठीक नहीं होने के कारण वो आगे की पढ़ाई नहीं करते हैं, तो उनको प्रोत्साहन करने के लिए सावित्रीबाई किशोरी समृद्धि योजना अभी राज्य सरकार ने लॉन्च किया लास्ट ईयर। उसी सावन की दूसरी सोमवारी को लेकर देवघर जिला प्रशासन अभी से ही तैयारियों में जुट गया है। दरअसल इस बार दूसरी सोमवारी खास है क्योंकि इस दिन संक्रांति की शुरुआत हो रही है और अमावस्या भी है एवं उसके साथ मलमास शुरू हो रहा है। ऐसे में उस दिन बेतहाशा भीड़ उमड़ने की संभावना है। पवित्र सावन महीने में हर रोज हजारों श्रद्धालु बाबा नगरी देवघर में जलार्पण के लिए पहुंचते हैं। खासकर सोमवारी के दिन तो ये आंकड़ा लाख को पार कर जाता है। ऐसे में किसी भी श्रद्धालु को परेशानी न हो और वो सुगमता से जलार्पण कर सके, इसके लिए जिला प्रशासन लगातार तैयारियों में जुटा रहता है। कल देर रात जिले के उपायुक्त मंजुनाथ भंजत्री ने टोटो पर सवार होकर मेले का निरीक्षण किया। अमावस्या भी है, संक्रांति भी है, और उसको देखते हुए हम लोग अनुमान कर रहे हैं कि श्रद्धालुओं की संख्या बहुत अधिक रहेगी। तो इसलिए रूट लाइन और सभी होल्डिंग पॉइंट्स और अलग अलग जगह पे हम लोगों ने निरीक्षण किए हैं। खासकर श्रद्धालुओं को किसी तरह का कोई रास्ते में जो है अवरोध नहीं हो, कोई पत्थर कंकड़ गड्ढा नहीं हो, बिजली का कोई तार बाहर नहीं आए हो, कहीं इलेक्ट्रिकल लीकेज नहीं हो, और शेड जो है वो सही तरीके से हो। देखते ही देखते डीडीसी, नगर आयुक्त और अन्य अधिकारी भी टोटो पर सवार हुए और फिर पूरा जिला प्रशासन मेला क्षेत्र का निरीक्षण करने में जुटा रहा। उपायुक्त मंजुनाथ भंजत्री ने कहा कि सावन की दूसरी सोमवारी में काफी भीड़ उमड़ने की संभावना है। ऐसे में पेयजल, शौचालय, यात्री सुविधा और सुलभ जलार्पण के लिए तमाम व्यवस्थाएं दुरुस्त की जा रही हैं। इलेक्ट्रिसिटी सेफ्टी टीम जो रहती है वो एग्जॉस्टिवली डेली जितने भी मंदिर के आसपास और रूट लाइन में जो इलेक्ट्रिकल पोल्स है और ट्रांसफार्मर्स है, उनका टेस्टर से वो लोग एक बार कंप्लीट टेस्टिंग करते हैं ताकि किसी तरह का कोई लीकेज तो नहीं हो। और हमारे एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट्स जो है वो लोग भी रैंडमली चेक करते रहते हैं। प्रशासन का अनुमान है कि आने वाले सोमवारी में 2 लाख से ज्यादा शिव भक्त देवघर पहुंचेंगे। पिछले सोमवारी के दौरान भी करीब 1.5 लाख से ज्यादा भक्त बाबा नगरी पहुंचे थे। देवघर से मनीष दुबे की रिपोर्ट। और अब कुछ खबर राज्य के विभिन्न जिलों से। झारखंड स्टेट स्टूडेंट यूनियन के एक प्रतिनिधि मंडल ने राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन और विधानसभा अध्यक्ष रविन्द्रनाथ महतो से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने सांसदों और विधायकों से नियोजन नीति से संबंधित प्राप्त समर्थन से संबंधित ज्ञापन सौंपा। झारखंड गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष राजीव रंजन प्रसाद और उपाध्यक्ष राजू गिरी ने रांची गौशाला न्यास समिति द्वारा संचालित हरमू रोड स्थित गौशाला एवं सुकुरहुट्टू स्थित गौशाला का संयुक्त रूप से निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने गुड़, चोकर एवं हरी घास गायों को खिलाया। झारखंड कैडर के 2008 बैच के आईपीएस अधिकारी डॉक्टर एम तमिलवानन को सीआईडी मुख्यालय में विदाई दी गई। सरकार ने केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर जाने के लिए डॉक्टर वानन को विरमित कर दिया। उनकी प्रतिनियुक्ति हैदराबाद के वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी में उपनिदेशक के रूप में की गई है।
दुमका जिले के मसलिया थाना क्षेत्र के मकरमपुर शीत पहाड़ी मोड़ पर तेज रफ्तार एक ट्रैक्टर के पलट जाने से एक व्यक्ति की घटनास्थल पर ही मौत हो गई, जबकि ट्रैक्टर चालक गंभीर रूप से घायल हो गया। पुलिस मामले की छानबीन में जुटी है। दुमका नगर थाना की पुलिस ने फर्जी डीटीओ बनकर अवैध वसूली करने वाले गिरोह का खुलासा किया है। पुलिस ने गिरोह के सरगना समेत 4 अपराधियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। पलामू जिले के सतबरवा थाना क्षेत्र के दुबिया खांड इलाके में नारकोटिक्स ब्यूरो की टीम ने छापेमारी कर 2 गांजा तस्करों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपियों के पास से 100 किलोग्राम गांजा के साथ एक 4 पहिया वाहन बरामद किया गया। रांची जिले के चान्हो थाना क्षेत्र से पुलिस ने हथियार की खरीद बिक्री करने के मामले में 2 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार बदमाशों में अभिषेक शर्मा और आकाश गुप्ता शामिल हैं। इनके पास से 7.65 mm की 16 गोली बरामद की गई है। रामगढ़ जेल परिसर में कैदियों को टीबी की बीमारी के प्रति जागरूक किया गया। इस दौरान कारागार के सभी कैदियों की टीबी की जांच की गई। मौके पर जिला यक्ष्मा पदाधिकारी डॉक्टर स्वराज ने टीबी मुक्त भारत के संदर्भ में जानकारी देते हुए बताया कि भारत को 2025 तक टीबी मुक्त कराना है। हजारीबाग की उपायुक्त नैन्सी सहाय ने अदानी इंटरप्राइजेज लिमिटेड के गोंदलपुरा खनन परियोजना प्रमुख धर्मेंद्र दुबे को टीबी के खिलाफ बेहतर कार्य करने पर मोमेंटो और प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। अदानी फाउंडेशन ने बड़कागांव प्रखंड में पहले में टीबी के 60 मरीजों को गोद लिया था, जो अब स्वस्थ हो गए हैं। अब दूसरे चरण के तहत टीबी के 70 मरीजों को गोद लिया गया है, जिन्हें हर महीने पोषण किट अदानी फाउंडेशन की ओर से दिया जा रहा है। लातेहार जिले के बरवाडी थाना क्षेत्र अंतर्गत 2 लड़कियों के साथ सामूहिक दुष्कर्म के 2 आरोपियों को पुलिस ने गढ़वा से गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपितों में चिंटू मिश्रा और मनोहर अंसारी शामिल हैं। कोडरमा स्टेशन के समीप फ्लाई ओवर ब्रिज के नीचे एक मालगाड़ी की चपेट में आने से एक युवक की मौत हो गई। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार युवक रेलवे लाइन पार कर रहा था। इस दौरान वह ट्रेन की चपेट में आ गया। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया। रांची जिले के धुरवा थाना क्षेत्र स्थित रिंग रोड बालसिरिंग के पास एक अज्ञात शव बरामद किया गया है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार कहीं और हत्या कर शव को कंबल में बांधकर फेंका गया है। सिरसा रांची की टीम ने मेकॉन स्पोर्ट्स क्लब को 40 रनों से पराजित कर गौरव सिंह मेमोरियल सुपर डिवीजन क्रिकेट प्रतियोगिता अपने नाम कर लिया। सिरसा की टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 42 ओवर 3 गेंद में 147 रन बनाई। जवाबी पारी खेलते हुए मेकॉन की टीम ने 37 ओवर 5 गेंद में 101 रन पर ही सिमट गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 30 जुलाई को मन की बात कार्यक्रम के जरिए देशवासियों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। प्रधानमंत्री ने इस कार्यक्रम के लिए लोगों से अपने सुझाव देने का आग्रह किया है। सुझावों को टोल फ्री नंबर 1800-117800 पर मिस्ड कॉल देकर रिकॉर्ड कराया जा सकता है। माईगॉव फोरम या नमो ऐप पर भी लोग अपने सुझाव दे सकते हैं। बंगाल की खाड़ी में एक निम्न दबाव का क्षेत्र बन रहा है। उम्मीद है कि 16 और 17 जुलाई को राजधानी समेत राज्य के कई हिस्सों में बारिश हो सकती है। रांची स्थित मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार कुछ हिस्सों में भारी बारिश की आशंका है। और अब बात करेंगे कारोबार जगत की। आईजीआई एयरपोर्ट पर आज पहले एलिवेटेड क्रॉस टैक्सीवे की शुरुआत होने जा रही है। राष्ट्रीय राजधानी में हवाई अड्डे पर डुअल एलिवेटेड ईस्टर्न क्रॉस टैक्सीवे और चौथा रनवे आज से चालू हो जाएगा। इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे में अभी 3 रनवे हैं। ईस्टर्न क्रॉस टैक्सीवेज के साथ तीसरे रनवे पर उतरने और टर्मिनल 1 तक जाने के बाद एक विमान को जो दूरी तय करनी पड़ती है वह अब 9 किलोमीटर से कम होकर 2 किलोमीटर हो जाएगी। साथ ही इससे उड़ान भरने और उतरने से पहले और बाद में यात्रियों द्वारा सड़क पर बिताया जाने वाला समय भी कम हो जाएगा। किया इंडिया ने कहा है कि उसने भारतीय बाजार में अब तक 10 लाख प्रोडक्शन का आंकड़ा पार कर लिया है। कंपनी ने इस उपलब्धि को यादगार बनाने के लिए हाल ही में अपनी नई कार सेल्टॉस के फेसलिफ्ट मॉडल को लॉन्च किया है। इस कार के लिए प्री बुकिंग देश में कल यानी कि 14 जुलाई से शुरू होगी। आज यानी कि 14 जुलाई से शुरू होगी। और क्रेडिट कार्ड से खर्च पहली बार 1.4 लाख करोड़ रुपए पर पहुंच गया है। हालांकि 2022 और 2023 में क्रेडिट कार्ड से खर्च निश्चित दायरे में रहा था। ये जानकारी भारतीय रिजर्व बैंक के जारी नवीनतम आंकड़ों से प्राप्त हुई है। क्रेडिट कार्ड की संख्या मई में फिर बढ़कर उच्चतम स्तर 8.74 करोड़ पर पहुंच गई थी, जबकि इसके पहले अप्रैल में भी ये संख्या 8.65 करोड़ पर थी।
खेल जगत की महत्वपूर्ण खबरों पर डालते हैं एक नजर। में क्वार्टर फाइनल मुकाबला खेलने उतरेंगी। सिंधु का सामना चीन की गाओ फैंगजी से होगा। वहीं पुरुष एकल वर्ग में लक्ष्य सेन क्वार्टर फाइनल में भारत के ही एस मुथुसेमी से भिड़ेंगे। भारतीय टेनिस स्टार रोहन बोपन्ना और मैथ्यू एबडेन की इंडो ऑस्ट्रेलियाई जोड़ी को टॉप सीड वेस्ले कूलहोफ और नील स्टुप्सकी की डच ब्रिटिश जोड़ी ने 7-5, 6-4 से हरा दिया। बोपन्ना इस साल की शुरुआत में सानिया मिर्जा के साथ ऑस्ट्रेलियन ओपन के फाइनल में पहुंचे थे और मेंस डबल्स में एबडेन के साथ 2 एटीपी खिताब उन्होंने जीते थे। डोमिनिका टेस्ट से अपने टेस्ट करियर की शुरुआत करने वाले यशस्वी जायसवाल ने शतक जमा खुद के नाम को एक नई पहचान दी है। यशस्वी डेब्यू टेस्ट में विदेशी धरती पर शतक लगाने वाले पहले भारतीय ओपनर बन गए हैं। मुंबई के यशस्वी जायसवाल ने वेस्टइंडीज के खिलाफ अपने टेस्ट करियर का पहला शतक 215 गेंदों पर जड़ा। कीड़ों और पशुओं के काटने पर कई दुष्प्रभाव पड़ सकते हैं और यह कभी कभी घातक भी हो सकता है। सेहत की बात में इससे जुड़ी सावधानियों को जानते हैं। द्वारा काटे जाने के मामले अक्सर सामने आते हैं। जानवर जैसे कुत्ते, बिल्ली या बंदर के काटने के मामले हो सकते हैं। बात चाहे किसी पशु के काटने की हो, मधुमक्खी या कीड़े के काटने की, या फिर सांप या बिच्छू जैसे जहरीले जंतुओं द्वारा काटे जाने की। इसके विषय में जानकारी की आवश्यकता है, क्योंकि ऐसी स्थिति में क्या किया जाए अक्सर लोगों को समझ नहीं आता। ऐसे में छोटी सी लापरवाही व्यक्ति की जटिलताएं बढ़ा सकती है और उसके लिए जानलेवा भी साबित हो सकती है। किसी व्यक्ति के काटे जाने पर जरूरी है कि किस तरह की सावधानी रखी जाए, ये हमें पता हो। व्यक्ति को कहाँ ले जाएं, इलाज कैसा हो और ऐसे में क्या करना हानिकारक हो सकता है, ये महत्वपूर्ण बातें हैं जिसके विषय में जानना जरूरी है। अक्सर किसी जानवर या जंतु के काटे जाने पर व्यक्ति उस जख्म पर मिट्टी, तेल, नींबू, जड़ी बूटी, चौक या स्याही या मिर्च जैसे पदार्थ लगाए जाते हैं जो हानिकारक हो सकते हैं। जरूरी है कि ऐसे घाव पर पट्टी या ड्रेसिंग न की जाए और जख्म पर टांके न लगाए जाएं। किसी पशु या जंतु के काटने या पंजा मारने पर वायरस व्यक्ति के शरीर में प्रवेश कर सकता है। ऐसे में सही इलाज न होना शरीर में जहर फैलने और संक्रमण होने का कारण बन सकता है। कुछ मामलों में रेबीज जैसी जानलेवा बीमारी भी हो सकती है। इसलिए आवश्यक है किसी पशु या जंतु के काटने पर सही तरह से प्राथमिक चिकित्सा हो और सही तरीके से पूर्ण इलाज किया जाए, जिससे जटिलताओं को कम किया जा सके। ऐसे में लापरवाही करने के परिणाम घातक हो सकते हैं। आवश्यक है कि जंतुओं और जानवरों से बचकर रहें। जहां तक हो सके उनके सामने आने पर सतर्कता बरतें और अगर ऐसे जंतु या जानवर द्वारा काटे जाने का मामला हो तो उस अवस्था में व्यक्ति को सही इलाज मिल पाए। किरण भारद्वाज, डीडी न्यूज। और खबरों के अंत में एक नजर मुख्य समाचार पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस के सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित। हर भारतीय के लिए ऐतिहासिक क्षण। आज पेरिस में बैस्टिल दिवस समारोह में होंगे मुख्य अतिथि। कोयला मंत्री प्रहलाद जोशी धनबाद दौरे पर। बीसीसीएल और ईसीएल के अधिकारियों के साथ की बैठक। आग प्रभावित क्षेत्र से लोगों को पुनर्वासित करने का निर्देश। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज से फिर शुरू करेंगे मैराथन विभागीय समीक्षा। पहले दिन स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग के तहत हो रहे कार्यों की लेंगे जानकारी। और बंगाल की खाड़ी में बन रहा है निम्न दबाव का क्षेत्र। 16 और 17 जुलाई को रांची समेत राज्य के कई हिस्सों में बारिश के आसार।